sales is a one big game. I'll tell you why. आप जब किसी को मिलने जाते हैं, आप किसी को बेचने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली अगर सामने वाला आदमी आपकी एक मिनट भी बात सुन रहा है, आपने उसमें कुछ तो इंटरेस्ट जगा दिया। और उस समय होता क्या है इस मीटिंग में, नाउ इफ यू डोंट क्लोज हिम, ट्रस्ट मी, योर कॉम्पिटिटर विल कम एंड क्लोज हिम। Numbers are really shocking, विश्वजीत। You know, more than 60% MSMEs जो रजिस्टर होते हैं, स्टार्ट होते हैं, पहले 3 साल 5 साल में बंद हो जाते हैं। Not even 2% are able to make it to 500 crores, 1000 crores. So, where's the problem? जब तक गेम MSME बिजनेस ओनर के हाथ में होता है, तब तक सही चल रहा है। जहां थोड़ा सा रायता फैला, जहां चीजें टीम के पास गई, वहां चीजें फेल होना चालू हो जाती है। या तो वो वहां अटक जाती है, या तो वहां से डाउनफॉल चालू हो जाती है। और वो चीज क्या है? वो चीज है, और इसीलिए एक रोबस्ट सेल्स टीम का होना बहुत जरूरी है। हमेशा ये एमएसएमई में एक कहावत है, अच्छे लोग नहीं मिलते। That is true. अच्छे लोग नहीं मिलते। इंडियन डेटा बोलती है कि लोगों को जॉब नहीं मिलता। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट? सो दिक्कत वही से है। ये चीज जिस दिन एंटरप्रेन्योर समझ जाएगा कि उसे एक चीज से बाहर निकलना है, और जो बहुत मुश्किल है उसके लिए, एंड दैट इज द रीजन मेनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर्स फेल। एक सवाल, सीधा सिंपल। आपने सेल्स टीम बनाने की कोशिश की है और वो टीम काम नहीं आई। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इंडिया के 99% बिजनेस में यही सोच रहे हैं। हायर किया, ट्रेन किया, वेट किया, और फिर नथिंग। फिर वही फ्रस्ट्रेशन, वही ब्लेम, ये सेल्स वाले काम ही नहीं करते, ये काम के ही बंदे नहीं है। बट क्या अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम सेल्समैन में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, या सिस्टम के ना होने में। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सुशील आगरकर, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 10 सालों में 7000 से ज़्यादा सेल्समैन को ट्रेन किया हुआ है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉमिसिंग सेल्स टीम बिल्ड की है। उनको इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड 2023 और 2024 बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग कंपनी 2024। वो सिर्फ ट्रेन नहीं करते, वो सिस्टम भी बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो कोई फाउंडर सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना ज़रूरी है। वीके टॉक्स पे आपका सबका स्वागत है, और मेरे साथ आ रहे हैं अल्फा चेज कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, सीईओ और लीड ट्रेनर सुशील आगरकर सर। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुशील सर, आपके न्यू चेज के बारे में पिछली बार आपने पॉडकास्ट में बहुत चीज़ें बोली थी। हाउ यू आर ऑफरिंग द सर्विसेज एंड आप क्या बेसिकली करते हो? ओके, न्यू चेज कंसल्टेंसी सर्विसेज जो अभी अल्फा चेज एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी 10 साल पुरानी है, Right. ओके। और 10 साल से हम इंडियन एमएसएमई को उनका एक सेल्स टीम, उनका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रोबस्ट करने में, बनाने में काम करती हैं। ओके ओके, आइडियली प्रॉब्लम कहाँ होता है? आज एमएसएमईज वो स्टार्ट करते हैं, जब तक एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है तब तक ग्रोथ मिल रहा है, और एक लेवल पे जाने के बाद नंबर्स आर रियली शॉकिंग विश्वजीत। मोर देन 60% एमएसएमईज जो रजिस्टर होते हैं, स्टार्ट होते हैं, पहले 3 साल 5 साल में बंद हो जाते हैं। हाँ, बंद हो जाते हैं, राइट? कुछ परसेंटेज हैं जो थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे जाने के बाद फिर अटक जाते हैं। आई विल से नॉट इवन 2% आर एबल टू मेक इट टू 500 crores, 1000 crores. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? सो 2017 में, क्योंकि 30 साल से मैं एमएसएमईज के साथ जुड़ा हुआ हूं, और 2017 में एक चीज समझ में आई कि जब तक गेम एमएसएमई बिजनेस ओनर के हाथ में होता है, तब तक सही चल रहा है। जहां थोड़ा सा रायता फैला, जहां चीजें टीम के पास गई,
वहां चीजें फेल होना चालू हो जाती है, या तो वो वहां अटक जाती है या तो वहां से डाउनफॉल चालू। चलो और वो चीज क्या है? वो चीज है कि आपका जो रेवेन्यू, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास इनकमिंग रेवेन्यू चाहिए, आपका कैश फ्लो बराबर होना चाहिए। राइट। जब एंटरप्रेन्योर खुद काम कर रहा होता है, पीछे तामझाम कम होता है ना? राइट। तब तक वो खुद ले आता है बिजनेस, बट थोड़ा बिजनेस बढ़ने के बाद वो टाइड अप हो जाता है बाकी की सब चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, क्वालिटी में, है ना? ये सब चीजों में जहां उसका ध्यान बटा, यहां से सेल्स डाउन। राइट। और इसीलिए एक रोबस्ट सेल्स टीम का होना बहुत जरूरी है। और रोबस्ट सेल्स टीम बहुत लोग ने कोशिश की, लोग हायर कर लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता है। उसके लिए रीजन इज लीडरशिप। जो एक टॉप लीडर चाहिए बनाने के लिए, जैसे एक एंटरप्रेन्योर एक लीडर है, उसके साथ में कोई खड़ा रह के उसके लिए कंपनी बनाने की बात करे, वो कोई नहीं था। राइट? वहां चेज फॉर्म हुआ, ओके। जहां हम वी आर लाइक दैट सेल्स लीडर और अ सीईओ टू दैट कंपनी, जहां एक एंटरप्रेन्योर बाकी की चीजें संभालता है, बट जहां रेवेन्यू और डिपार्टमेंट को बनाने का काम है, वो चेज करती है उनके लिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं सेल्स टीम मैनेज करने में या फिर बनाने में? ह्यूज लिस्ट। अच्छा। I would start up with first to understanding. राइट। Entrepreneur need to understand this. He need to believe in it. कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. Second, once he believes, getting the right people on board. Getting the right people on board. लोग हमेशा, ये MSME में एक कहावत है, अच्छे लोग नहीं मिलते. दैट इज ट्रू। अच्छे लोग नहीं मिलते. और इंडियन डेटा बोलती है कि लोगों को जॉब नहीं मिलता है. दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है. राइट? सो दिक्कत वहीं से है. फर्स्ट बिलीफ, सेकंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो अदर वे एट ऑल. अगर कंपनी को बढ़ानी है तो आपको टीम बढ़ानी ही पड़ेगी. आप खुद बनाओ, किसी और से बनवाओ, एक सीनियर मैनेजर ला के बनाओ, या चेस से बनाओ, कैसे भी बनाओ, पर बनाना तो पड़ेगा. बनाना तो पड़ेगा. अब टीम, बहुत लोग बोलते हैं कि कंसल्टेंट नहीं चाहिए, कोच नहीं चाहिए, हम खुद करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद करने के वक्त आपको जो सेल्स टीम बनाने के लिए जो नॉलेज और जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो आप डाल नहीं पाते हैं. और वो डाल नहीं पाते हैं तो डबल लॉस हो जाता है. एक तो आप टीम लेते हैं, वो टीम को आप बराबर ट्रेन नहीं करते, क्योंकि एक और दिक्कत है, सेल्स टीम पे पैसा खर्चा करूंगा, कल वो छोड़ के चला जाएगा तो क्या? Our own experiences, yes, after 1.5 years, they shift. Exactly. और ये होने वाला है. हाँ. और ये होने वाला है. आप उसको सिखाओ या मत सिखाओ. राइट? अच्छा, जब नहीं सिखाते हैं तो बिना सीखा हुआ बंदा आपके साथ काम करता है, तो उसके पास होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली कम है. राइट? तो मतलब आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट ही करते हो एक फेलियर्स प्रोबेबिलिटी के साथ. राइट? सो रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग देने के बाद अ प्रॉपर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. रिव्यू इज वेरी important. इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. Monitoring. यस, मॉनिटरिंग, रिव्यू, ये सबको एक साथ काम करना पड़ेगा. तो someone has to do it for you. That's where chase comes into picture. आप लोगों को सेल्स टीम के बारे में ये बताएं. आई जस्ट वांट टू नो, आपका पहला सेल्स कैसा था और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? If you're talking about Chase, yes, when I So- started my own, obviously, as every entrepreneur starts, I also started on my own. That जहाँ मैं जाके, yes, मेरे लिए पहला एक बंदा रखा था जो मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करता था, जिसको राइट तब जाके मैं मिलता था और मैं क्लोज करता था. बट जो दिक्कत मैंने आपको बताई, एवरी एंटरप्रेन्योर फेस, द सेम थिंग आई वाज फेसिंग. बिकॉज आज एक मीटिंग के लिए आप घर से बाहर निकल जाइए, ऑफिस से बाहर निकल जाइए, वो दिन खत्म हो जाता है. हाँ. ट्रैवलिंग में क्लाइंट को मिलके आने तक दिन खत्म हो जाता है. मतलब अगर महीने में मेरे पास 22 दिन वर्किंग है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 22 और 30 मीटिंग कर सकता हूं, उसके ऊपर नहीं. राइट. मतलब रेस्ट्रिक्शन तो आ ही गया. देन आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग एंड डेवलपिंग अ सेल्स टीम फॉर चेज. जहां आज अगर मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, तो वहां कोई ना कोई है जो सेल्स कर रहा है. Right. मतलब रेवेन्यू आ रहा है. ये चीज जिस दिन एंटरप्रेन्योर समझ जाएगा कि उसे
एक चीज से बाहर निकलना है, और जो बहुत मुश्किल है उसके लिए, दैट मुझे माल नहीं बेचना है, मुझे सेल्स नहीं करना है। नहीं तो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन में और एक एंटरप्रेन्योर हु इज सेलिंग, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इट इज ओनली अ डेफिनेशन, यू कैन से वन वर्ड, ग्लोरीफाइड सेल्स पर्सन। ही इज जस्ट अ ग्लोरीफाइड सेल्स पर्सन विथ some restrictions. He cannot run away, he cannot leave the job, right? Yes. बिके ना बिके उसको लड़ते रहना है, Exactly. right? And the most important thing is you need to understand. See, मेरे केस में एक और चीज थी विश्वेश जी की मेरा करियर सेल्स में था। Right. 30 years, 2017 के पीछे 20-25 साल का एक्सपीरियंस था जो प्योरली सेल्स में था। आज एज एन एंटरप्रेन्योर कितने लोगों ने सेल्स में एक्चुअली 30 साल बिताए हैं? दे स्टार्ट द बिजनेस, बट सेल्स का एज सच प्रॉपर ट्रेनिंग ना उन्होंने लिया, ना उन्होंने सीखा। तो ऐसी कोई चीज आप करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने कभी सीखी ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन मेनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर्स फेल्स। Right. माय फर्स्ट कॉल पे ये समझ में आ गया था कि ये मुझे नहीं करना है, मैं कर सकता हूं पर मुझे नहीं करना है अभी। क्योंकि उस दिन सुबह घर से निकला था, शाम को घर पे आया था, तो वो दिन मेरे कैलेंडर से निकल गया। हाँ, एक कॉल क्लोज किया, बट वो दिन कैलेंडर में से निकल गया। राइट, राइट। तो इट विल ब्रिंग दैट रेस्ट्रिक्शन इन द ग्रोथ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मच टाइम यू रिक्वायर फॉर क्लोज द डील? सेल्स, आई ऑलवेज से विश्वेश जी, सेल्स इज अ वन टेक गेम। अच्छा, सेल्स इज अ वन टेक गेम। आई टेल यू व्हाई। यू नो, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप जब किसी को मिलने जाते हैं, आप किसी को बेचने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली अगर सामने वाला आदमी आपकी एक मिनट भी बात सुन रहा है, मतलब आपने उसमें कुछ तो इंटरेस्ट जगा दिया। एग्जैक्टली, बराबर। जब आपने वो इंटरेस्ट जगा दिया, अगर आपने और उस समय होता क्या है, इस मीटिंग में आप उसको बहुत ज्यादा एजुकेट कर देते हो अपने बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। दिस मच नॉलेज यू जस्ट इम्पार्ट टू हिम। ओके, नाउ इफ यू डोंट क्लोज हिम, ट्रस्ट मी, योर कॉम्पिटिटर विल कम एंड क्लोज हिम। एजुकेट आपने किया। अगर अब आपने क्लोज नहीं किया, राइट, और एक मीटिंग में, यू नो, बिकॉज देयर वाज नेवर अ फॉर्मल एजुकेशन अबाउट सेल्स, सो सेल्स में ये एक मीटिंग में क्लोज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों का इस पर बिलीव ही नहीं है, बिकॉज पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉलो अप, मल्टीपल कॉल्स, है ना, आपने कितने बार उसको मिले। सी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मैटर्स, इंडस्ट्री मैटर्स। फ्यू इंडस्ट्रीज जहां ऑब्वियसली आप जाके क्लाइंट को मिलते हैं, देयर इज सम टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर होता है, वो नॉलेज ट्रांसफर को लेके आप अपने ऑफिस आते हैं, देन प्रिपेयर करते हैं क्या सोल्यूशन देंगे। In such cases, one take game, when I say, it's not about आप जाके मिले और तभी पेमेंट ले लिया. There are two things in sales. One is either you take the commitment on that day, or second, you close the sale. Whenever you leave a client, ये दो चीज के बिना कभी क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहिए. Okay. So we call it as a sales progression in call. Right. That means अगर आज मैं मिला आपको and it's a technical product where I need to work on the drawings, I need to work on some solution and get back to you. Right. Then I need to give you when I'm going to get back to you. Ideally, sales people, they go meet. Okay sir, मैं आपको भेजता हूँ. अब भेजता हूँ, वो क्लाइंट को भी नहीं मालूम अगले 200 सालों में कब भेजने वाला है, और इसको भी नहीं मालूम कब भेजने वाला है. Right. When I say sales progression, always give a perfect date and time of the next interaction. ये आपकी पूरी सेल्स साइकिल को कंप्रेस करके रख देगा. अच्छा. सिर्फ इतनी सी चीज फॉलो करनी है कि दो चीज के बिना कभी क्लाइंट को छोड़ना नहीं है. या तो आप उस दिन चेक उठा लो, क्लोज कर दो, या तो अर्न अ कमिटमेंट ऑफ द नेक्स्ट डेट एंड टाइम ऑफ इंट्रैक्शन. ये दोनों में से एक चीज आपके पास उस सेल्स मीटिंग में से निकल के आनी चाहिए. ये रूल भी अगर आपने नॉन नेगोशिएबल संभाल लिया, राइट, आपकी सेल्स 20-25% आराम से ऊपर जा सकती है. सो इन 10 सालों में व्हाट वाज द मेमोराइजिंग इवेंट और मेमोराइजिंग क्लाइंट जिसका सेल क्लोज करते हुए आपको चैलेंजेस लगे, या फिर एक अलग ही तरीका अपनाना पड़ा कि
आई स्टिल रिमेंबर, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट वीडियो ऑफ दैट क्लाइंट. आई विल नॉट नेम. द क्लाइंट सेज, कुछ रूल्स होते हैं सेल्स के. क्लाइंट सेज कि हम तीनों भाई कभी नहीं मिलेंगे साथ में. मैंने उस क्लाइंट का ऑलमोस्ट 3 महीना इंतजार किया कि जब ये तीनों भाई साथ में मिले. वन, सो वो परसिस्टेंट फॉलो अप, राइट. मैंने ना सेल्स कॉल ओपन किया, नथिंग, बट ओनली एक जिद कि मुझे आप तीनों भाई साथ में चाहिए. मिले, वन फाइन डे मिले, हमने प्रेजेंटेशन दी. ऑब्वियसली कॉल क्लोज हुआ. क्लोज कैसे हुआ? क्लाइंट गेव मी अ कमिटमेंट, ओके डन, वी आर गोइंग अहेड विथ यू. बट इन सेल्स, डू यू रियली थिंक दिस इज अ क्लोजिंग? नो. It's not a closure, right? So I asked for a check. Client says, सुशील, मेरा लाइफ में आज तक मैंने फर्स्ट मीटिंग में चेक नहीं दिया किसी को, और आई एम गोइंग टू स्लीप ओवर दिस प्रपोजल फॉर 24 hours and then get back to you. And this is the answer 99.99 sales people get. Absolutely. Right? I was able to convert that client जिन्होंने ये बोला था आज तक मेरे लाइफ में कभी नहीं किया. हम जिस ऑफिस में बैठे थे उनका दूसरा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में था. आई वॉज एबल टू मेक हिम गो देयर, गेट मी अ चेक बुक, और यू नो उस दिन वो कमिटमेंट अमाउंट, डील वॉज 25 लाख रुपीज, दैट कमिटमेंट अमाउंट वॉज 1000 रुपीज. बट यू नो, फॉर अ सेल्स पर्सन, getting that first check amount doesn't matter, right? Getting that check in the first meeting, It's matters. a written commitment. It's a That means- written commitment. It becomes a public commitment when you stand with a client, right? Today also, that client, whenever he gets an opportunity, he speaks that story. Right. So that was obviously a memorable client for me. आप 30 सालों से सेल्स में हैं. आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिया मार्ट, देन ट्रेड इंडिया, और एंड आई थिंक Cipla आफ्टर कोचिंग वगैरह, ऑल्सो. तो आपका ये सब एमएसएमई कोचिंग में कैसे आपको ये आ रहा है, ट्रेनिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? No, obviously, my the kind of knowledge I had from this diversified field, and I always worked with startups or smaller companies. If you say India Mart, that time it was just started up. Trade India, it was just growing. All these companies. So I handled many things, departments, being a manager. I have never restricted myself that मेरा काम यही है, मैं यही करूँगा, इसके अलावा मैं नहीं करूँगा, मुझे इसका पगार नहीं मिलता है. I never use this language. When my manager is to say, इसका इंटरव्यू ले लें, I used to prepare myself to take the interview. My manager is to say कि हमें ऑफिस के लिए ये परचेसेस करनी है, I used to look for the supplier. Right? Right. When my manager is to say, इस बंदे को ट्रेन कर दे, I used to voluntarily go and train him. So I learned admin, I learned office management, I learned marketing, I learned HR, right? All departments. Right. And various industry helped me to understand the dynamics of different industry. I headed an IT company for 7 years. So digital marketing kya hai, right? I'm talking about something which is in 2007 and 2010. उस वक्त डिजिटल Marketing was boom, right? So that was the time when I worked with digital market. I headed these companies. I work for exports, so I understand the export market, the dynamics of exports. So yes, obviously this 30 years with MSME has helped me a lot to gain that knowledge and wisdom. Right. So when we take a client, they just don't get that sales training from us. They actually get that 30 years of wisdom on the table. ऑन द टेबल. राइट. Yes. ओके. सो कॉर्पोरेट सेल्स और एमएसएमई सेल्स, इसमें आपको क्या डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस. विश्वेश जी, सेल्स 2 तरीके की होती है. एक होती है पुल, एक होता है पुश. राइट. Right? Pull is something when you created a brand. Today, you talk about Maruti, you talk about Tata, you talk about Reliance, right? These products, they already have a brand. एग्जैक्टली. तनिष्क को बेचने के लिए उधर जाके कुछ करने का जरूरत नहीं है. नहीं है. माल बिकेगा. But if you build an MSME want to build a brand parallel to Tanishq, he'll have to put in efforts.
He'll have to put a, because he cannot spend that kind of an brand management, that kind of an advertising, that kind of a brand value create करने के लिए वो पैसा नहीं खर्चा कर सकता. Here the budget is already allocated. So there is a huge difference. Selling someone, many times MSME, they do this mistake. They hire a person from someone who was working with Reliance, someone working with Tata, right? Someone working with Siemens, someone working with L&T. Try to understand, when a person goes with an L&T brand, the treatment he gets there is different. Absolutely. Right? And when someone, similar product, एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन L&T बनाए और एक लोकल प्लेयर बनाए, काम दोनों वही करने वाली है. यस, बट इसके लिए बेचना आसान हो जाएगा एट इवन हायर प्राइस. ही विल फाइंड डिफिकल्ट. सो यस, ब्रांडिंग मैटर्स, बट आई वुड से दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है. राइट. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है. सो सेल्स इन कॉर्पोरेट बिकम्स लिटिल इजियर देन इन MSME. ओके. तो यहाँ पे तो ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है. अच्छा, तो अगर MSME को अपना पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं? हर एक का अपना डायनेमिक्स है, डिपेंडिंग हाउ मच यू हैव टू स्पेंड. टुडे ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग इज ऑल टॉक अबाउट मनी. Right? So whether you have that kind of money to spend, if not, you need to figure down what exactly you want from your business first of all. Okay. क्या बनाना है? Are you in this game to build a brand, a company, a world's best company, or you want to build this company कि आपके बाद भी ये चलते रहे? बनाना क्या है? Right. Once you know your objectives well, take the path accordingly. Okay. And when you're clear, see, someone who is at 1 crore, 2 crores, 5 crores, 10 crores, 50 crores, 100 crores, as of now, मेरे को वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है. बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है. बट आर यू मूविंग इन दैट डायरेक्शन? सिर्फ थॉट रखने से नहीं होगा ना. नहीं. So you need to have those milestones कि when will I have that surplus money to create that brand, create that brand value for my company, for my product. और वो कब होगा? When you sell more. When you sell more. घूम फिर के बात वहीं आती है, that is how robust is your revenue department. Right. जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस फेजेस से चेंज होता है. Right. See, it is simple like that. एक जब बच्चा पैदा होता है, उसके लाइफ में माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड है माइलस्टोन. Fixed है. पैदा हुआ, 3-3.5 साल में लोअर केजी में डाला, 5 साल में फर्स्ट में गया, है ना, 13 साल में 10th में गया. ये फिक्स माइलस्टोन्स है. Right. सेम वे एवरी बिजनेस हैज अ फिक्स माइलस्टोन. सो 13 साल की उम्र में जब वो 10th में बच्चा जाता है, तब आप बोलो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चे को अभी 10th में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी 2 साल के बाद करूंगा. क्या होगा? 2 साल गए. 2 साल नहीं, बच्चे की जिंदगी गई, करियर स्पॉइल ना. राइट. 2 साल की जगह 3 साल, 4 साल, आपने 20 साल तक उसको 10वीं कराई नहीं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे. उस बच्चे की जिंदगी खराब हुई या नहीं हुई? हुई ना. सेम वे एग्जैक्ट. बिजनेस के हर स्टेज पे जो चीजें करनी चाहिए अगर आप करते चले गए तो एक 15 से 20 साल में जैसे एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, एक बिजनेस भी 15 से 20 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है. बट यस, फॉर एग्जाम्पल 3 साल के बाद अगर आपको सिस्टम प्रोसेस डालने हैं तो डालने हैं. अगर 5 साल के बाद आपको लोगों को ऐड करना है तो करना है. आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है. बराबर. सो यू हैव टू वर्क विद दैट डिसिप्लिन. आपने इतने अभी MSME को कोच किया है, ट्रेन किया है, सो व्हाट इज द कॉमन पैटर्न यू ऑब्जर्व? कॉमन पैटर्न इन द सेंस, कॉमन पैटर्न कि ये गलत चीजें होते ही है. ओके, कॉमन पैटर्न, इट स्टार्ट्स विद रिक्रूटमेंट. सबसे बड़ी गलती वहां शुरू होती है. हर एक MSME चाहता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री का बंदा लूं. ठीक है. अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी कंपनी इधर है तो क्या आप
अपने से नीचे वाली कंपनी का बंदा लेना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं। और ऊपर वाला आएगा नहीं। और ऊपर वाला आएगा नहीं। या फिर अच्छा, आके भाग जाएगा। या तो आएगा भी तो वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में रह के महंगा हो चुका है। हाँ। बराबर। तो जब आप हायर करते हैं, आप एक महंगा रिसोर्स हायर करते हैं। अच्छा, ये सोच के हायर करते हैं क्योंकि ये महंगा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का है, ये आते ही रिजल्ट देना चालू कर देगा। अच्छा, क्योंकि वो महंगा है, क्योंकि ये आपने डिसीजन लिया है, तो वो जब ज्वाइन करता है, आप खुद ही के डिसीजन को सही करने की कोशिश करते हो। अभी ज्वाइन किया है ना, अभी सीख रहा है, थोड़ा टाइम देंगे तो कर लेगा, इंडस्ट्री का बंदा है। 1-2 महीना आप खुद दे देते हो। अब वो क्योंकि इस इंडस्ट्री का मतलब मांझा हुआ खिलाड़ी है, 2-3 महीना वो आपको बराबर रिंगा रिंगा रोजेस घुमाता है। मतलब 2-3 महीने आपने डाले, 2-3 महीने उसने डाले, 6 महीना हो गया, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट नहीं आने के बहुत सारे रीजन हैं। वो जिस कंपनी में कर रहा था, वो कंपनी का ब्रांड डायनामिक्स अलग था, उस कंपनी का प्रोडक्ट अलग था, उस कंपनी का मार्केट अलग था, उधर के लोग अलग थे, वैल्यूज अलग था, सब कुछ अलग था, कल्चर अलग था, सब कुछ अलग था। आपने सिर्फ एक रिज्यूमे पे देख के आपने उसको हायर किया, फिर वो परफॉर्म नहीं करता, फिर 6 महीने के बाद या तो वो आपको हाथ जोड़ता है, या तो आप, क्योंकि 6 महीना बिजनेस नहीं आता तो आपकी आंखें और आपकी आवाज दोनों बदलती है उसकी तरफ। तो जब वो 6 महीने में बदलने लगती है, उसे बराबर समझ में आ जाता है, वो आप ही के ऑफिस में बैठ के आप ही का कंप्यूटर यूज करके दूसरी नौकरी ढूंढ के निकल जाता है। आप वहीं के वहीं नहीं है, आप 6 महीने पीछे, 6 महीने आपके गए, और जो आपने महंगा आदमी लेके सैलरी दी थी। सो रिक्रूटमेंट के वक्त एक चीज याद रखिएगा, इंडस्ट्री का आदमी, मैं ये नहीं बोलता हूं इंडस्ट्री का आदमी गलत है, लेते वक्त उसी को क्राइटेरिया रख के मत लीजिए। डू अ प्रॉपर कॉम्पिटेंसी मैपिंग कि आपको ये काम करवाने के लिए वो क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए बंदे में, वो क्या क्वालिटी चाहिए बंदे में। हो सकता है वो फ्रेशर में मिल जाए। अपनी आंखें और कान खुले रखिए, माइंड खुला रखिए। अगर आपको लगता है कि ये फ्रेशर को लेके बनाया जा सकता है, बनाइए, वो बंदा ज्यादा लंबा चलेगा। राइट। सो जस्ट डोंट गो फॉर हायर paid resources or coming from similar industry. So go with the right person जो आपको इस काम कराने के लिए, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो जो चीज क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटीज बंदे में ढूंढिए बस। एंड ऑलवेज गो फॉर बी कैटेगरी। नेवर गो फॉर ए कैटेगरी। नेवर गो फॉर ए कैटेगरी। व्हाई? आपके साथ एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए ना, अपने आप को रखिए उस जगह पे। आप आ रहे हैं रिलायंस के ऑफिस में काम करके, आप आ रहे हैं टाटा के ऑफिस में काम करके, द लुक एंड फील, द ऑरा, द एम्बियंस, एवरीथिंग। उधर आपके लिए अलग से डेस्क है ना, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, नया नया है सब कुछ। आप, वो बंदा आपको ज्वाइन करता है, और एमएसएमई में बहुत जगह काम चलता है। हाँ। अपने पास जो पुराना लैपटॉप रहता है उसको ठीक ठाक करके देते हैं, ये वापर ले, है ना, सब चलता है। वो बंदा क्यों आपको ज्वाइन किया? वी नेवर थिंक अबाउट दिस। हो सकता है जॉब नहीं मिल रहा था, टाटा में था, 40-50 हज़ार की सैलरी पे था, जॉब नहीं मिल रहा था, तो उसने आपको ज्वाइन कर लिया, 40 में ज्वाइन कर लिया, आप खुश, आपको ऐसा बंदा मिला जो टाटा के साथ काम कर रहा था, है ना। जिस दिन उसको एलएनटी बुलाएगा, आपको छोड़ के जाएगा। एग्जैक्टली। एमएसएमई में अगर आपको अपनी टीम बनानी है, मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि हम रॉ आदमी लेंगे और बनाएंगे। खेती, आम का पेड़ लाके डायरेक्ट नहीं लगाते, नहीं, बीज डालते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वो पेड़ जब बढ़ता है तो फल देता है। सो वो लग्जरी अपने पास नहीं है। अगर आपके पास है तो दीजिए, वैसा एटमॉस्फेयर दीजिए, वैसा ऑफिस दीजिए, वैसी बिल्डिंग दीजिए, लोग रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे आपके पास? बराबर। उतना ब्रीथिंग स्पेस दीजिए कि 6 महीना, 7 महीना, 1 साल बंदा जीरो पे है, तो आपने उसको ग्रूम होने का टाइम दिया, दीजिए ना, नहीं जाएगा। पर उतना ऑक्सीजन ना आपके पास है, ना किसी बिजनेस ओनर के पास है। एग्जैक्टली। एमएसएमई में ऑक्सीजन ही तो लिमिटेड है। हाँ। राइट। और इसीलिए अपना जो टॉप है, जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखिए। तो ये प्रॉब्लम छोटे बिजनेस में भी है या मिड साइज में भी? सब में। सब में। Until and unless you are the owner to the company,
जहां पैसा जाने के बाद आपको दर्द होता है, वहां ये प्रॉब्लम है. अच्छा. Big corporates, there's no single, when people travel, they travel business class, they have lunch in 5-star hotels. Yeah, they are entitled for that. Yes. But the organization किसी एक आदमी के पैसे जेब से नहीं जा रहा है, नहीं. चुभ नहीं रहा है. यही चीज अगर आपका बंदा, दीजिए ना आपके बंदे को लाइफस्टाइल, चुभेगा या नहीं चुभेगा? चुभेगा. एट दिस स्टेज तो चुभेगा. तो जहां भी पैसा एंटरप्रेन्योर की जेब से जा रहा है, यस, ये प्रॉब्लम वहां है. एग्जैक्टली. ये प्रॉब्लम वहां है. ये बात कड़वी है बट सच है. सच है. आपको पहली बार कब ये रियलाइज हुआ कि एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉब्लम ये एंटरप्रेन्योर्स का नहीं, सिस्टम का है? जैसा कि मैंने कहा, जिस दिन मैंने मेरा लास्ट जॉब छोड़ा था, आई वॉज थिंकिंग कि अब क्या करूं. राइट. एक लेवल पे पहुंच गया था कि इसके आगे अभी नजर नहीं आ रहा था, तो अब क्या करूं. मैंने कहा वही करते हैं जो मैंने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया, एज अ मैनेजर, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ सीईओ. व्हाई कांट आई डू दिस फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन? व्हाई कांट आई बी अ सीईओ to multiple organization? Why can't I be a vice president sales to a multiple organization? Why can't I be that leader for multiple organization and actually help them to grow? Because I know एक MSME 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का विजडम लेके जो बंदा आएगा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. एक today Cipla, Rallis, they can give you 4 lakh, 5 lakh rupees, 6 lakh rupees salary per month. एक MSME के लिए डिफिकल्ट है. है ही नहीं, इतना दे ही नहीं सकते. बहुत डिफिकल्ट है कि एक आदमी को 6 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए के पैकेज पे, बट उसको भी वो टीचर चाहिए जो ICICI को पढ़ाता है, उसको भी वो टीचर चाहिए जो टाटा को पढ़ाता है. सो चेज हैज कम अप विद दैट सॉल्यूशन, जहां सुशील अगरकर एंड द नॉलेज ऑफ चेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द MSME at fraction of the cost, you can say. Right. Where you don't have to spend 60 lakhs and 70 lakhs and 80 lakhs. It's like that. So MSME में सेल्स पीपल अट्रैक्ट नहीं होते, तो आप जैसे बोल रहे हो वैसे रॉ फ्रेशर्स ही चाहिए. नॉट नेसेसरी फ्रेशर्स चाहिए. मैंने आपको कहा आपको मालूम होना चाहिए मुझे क्या चाहिए. सो उनका कुछ पहले टेस्ट करके लेना. ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आई वुड से स्क्रिप्टेड फॉर्मेट करना चाहिए कैसे? नो, इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड फॉर्मेट. से याद रखिएगा, कोई भी इंसान 3 चीजों के लिए काम करता है. 1 is money, 2nd is professional growth, and 3rd is working atmosphere. राइट. चौथी चीज नहीं है. ये 3 चीज में जिस दिन गड़बड़ हो जाएगी, बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा. तीनों में से एक में भी. और ये ट्रू सिर्फ MSME के लिए नहीं, ये कहीं भी ट्रू है. राइट. कोई भी बंदा जॉब छोड़ता है, ये 3 रीजन में से कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ हुई है. सो जब आप कंपनी बना रहे हैं, रीजनेबल पे दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट बिकॉज वो B कैटेगरी का है, मैंने आपको कहा, मैंने आपको सस्ता आदमी लेने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको बोला सही आदमी लेने. सही आदमी. राइट. अब होता क्या है, MSME का फेमस डायलॉग है, जब भी किसी बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, बंदा अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि वो उसको ज्वाइन करे, वो चाहते हैं. अब वो बोलता है सर मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरी पिछली सैलरी में 20,000 थी और मेरे को कम मिल रहा था, 3 में से एक चीज हिट हो गई, पैसा कम लग रहा था, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं. तो ये उसको 30 नहीं देते. बोलते ठीक है आप ज्वाइन करो 20 पे, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी आपका भी बढ़ेगा. हो गई गलती आपसे. सो एज अ स्टेपिंग स्टोन वो आपको ज्वाइन करता है, जो बाद में उस बंदे की काबिलियत अगर 30 की है, 30 दीजिए. 30 नहीं, मैं बोलूंगा 35 दीजिए. क्यों 35? ये 5,000 रुपया सोच के चलिए, आपका रीहायरिंग कॉस्ट बचा लेगा. क्योंकि एक बंदा जब छोड़ के जाता है, उसके बाद उसका रीहायरिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है. जाने से पहले तो आपको खबर नहीं होती है, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. जाने के बाद आप आदमी ढूंढना चालू करते हो, उसमें आपके 2 महीने निकल जाते हैं. फिर 2-3 महीने में एक आधा बंदा कोई मिला, वो काम करेगा नहीं करेगा, उस पर टाइम जाएगा, पैसा भी जाएगा. तो why can't you consider this 2,000 or 3,000 or 5,000 rupees as an insurance? अब उस बंदे के जिसका
जिसको मालूम है कि उसका कैपेबिलिटी 30,000 का है, आपने 35 दिया है, अब वो अगर मार्केट में नौकरी ढूंढने जाएगा तो कितना मांगेगा? 40-50। 40-50, पर उसकी 50 की तो कैपेबिलिटी नहीं है, तो मिलेगा नहीं। अब उसको ये 35 जो आप दे रहे हो ना, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, और संभाल के रखना पड़ेगा मतलब रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी बिना रिजल्ट के तो पालोगे नहीं। नाउ व्हेन यू गिव 35 टू समवन, सी टू इट यू ट्रेन दैट पर्सन एडिक्वेटली, राइट, यू पुट द सिस्टम फॉर हिम वेयर ही कैन परफॉर्म। उसके लिए स्टेज बनाइए ताकि वो परफॉर्म कर पाए, और उससे जब तक वो बंदा आपके पास है, परफॉर्मेंस निकाल के लेने की गारंटी, जिम्मेदारी आपकी है। बराबर। सो मैं बोलता हूं कभी भी किसी भी इंसान को सैलरी नीचे करके मत लीजिए। 2,000 दीजिए ना एक्स्ट्रा, 2,000 से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बट ही विल एंश्योर कि वो नौकरी संभालेगा। बराबर। अच्छा, ये बजट कंस्ट्रेंट एमएसएमई में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, या फिर रियलिटी भी है। इसके लिए अभी 30 नहीं 35 देंगे, पर उस वक्त एक्चुअली में उतना ये नहीं रहता है बजट उस चीज़ का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हर बार एक्सक्यूज ही देते रहना चाहिए, या उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है? विश्वेश जी, ये एक्सक्यूज ही है। अच्छा, वो बिजनेस ओनर का मोबाइल देखिए ना आप, आईफोन 17 प्रो है ना। हाँ भाई, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर बिजनेस, do you really need iPhone 17 Pro? My question is that. नहीं। Don't give me an excuse that मेरे पास आदमी रखने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बिजनेस का 10 साल मैंने एक 25,000 का मोबाइल यूज किया है, 25,000 रुपीज मोबाइल। ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट अफोर्ड, ऐसा नहीं है आई कुड नॉट अफोर्ड दैट मोबाइल। मुझे उस समय उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं वो 2 लाख रुपया 2 आदमी रखने में इन्वेस्ट कर दूंगा, जो मुझे शायद 1 साल में 2 लाख रुपए का मोबाइल दिलाने में मदद कर रहे। दैट इज इंटरेस्टिंग। सो पीपल नीड टू थिंक, इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बिजनेस को आपके बच्चे के साथ सोचना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की फीस भरनी है, विल यू गो फॉर अ वेकेशन? नो, कि मैं वेकेशन पे गया इसलिए बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, क्या ये हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो आज अपनी कंपनी में टीम बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर बोल ही नहीं सकता। अनट्रेन्ड सेल्स पर्सन का रियल कॉस्ट कभी कैलकुलेट हुआ है? कभी किसी ने किया है? Nobody has calculated. In fact, I'm doing my research on it now. Literally, I'm doing a proper क्योंकि thesis अनट्रेन्ड research. सेल्स पर्सन जितना नुकसान करके जाता है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने आपको मोटा मोटा जो सामने आपके नजर आता है वही आपको बता दिया। आपके 6 साल चले जाते हैं, आपके 6 महीने की सैलरी चली जाती है, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, आपको बिलीफ नहीं होता है कि सेल्स टीम से बिजनेस लाया जा सकता है। राइट। क्योंकि आप जैसे बोले कि रॉ आदमी को लेंगे, लेकिन उसको इमीडिएटली उतार नहीं सकते। नहीं, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि जिसको लिया आपने वो ही सही बंदा, ये जरूरी नहीं है। See, it's like when you're driving from here to a particular city, अगर आपको बीच रास्ते में समझ में आ गया कि आपने गलत रास्ता ले लिया है, so what do? You stop there and you don't go, come back and take a right route, right? So ये मान के चलिए कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप अगर 10 बार भी गिरेंगे तो 11वीं बार उठ के वापस टीम ही बनानी है। राइट। पीरियड। दैट इज द ओनली वे आउट। हाई एट्रिशन रेट ये एमएसएमई में बहुत है, तो आपके हिसाब से ये क्या है? आपने तो 3 चीज़ें बोली कि जिस वजह से आदमी छोड़ के निकल जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार आदमी रुक भी जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और छोड़ भी जाता है। अगर ज़्यादा मॉनिटरिंग करने लगेंगे तो वो भाग जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, हाँ, ज्यादा जोर से पकड़ोगे तो दर्द होगा, नहीं पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा। सही प्रेशर से पकड़ना जरूरी है।
ओके And that is what entrepreneurs need to learn about sales management. और people Sales, management. exactly. Sales and sales management are two different things. राइट एक कोई भी बंदा, कोई भी आप एम्प्लॉय को जब हायर करते हैं, उसको अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कैसे करते हैं. कभी कभार ये एब्जॉर्प्शन का जो समय है वो 6 महीने का हो सकता है कि वो बंदे को आप कंपनी में एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, राइट. और वो एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो सीखना चाहिए. राइट एंड जैसे मैंने आपको कहा ये 3 चीजें, अब ये 3 चीजों में मैंने तीसरी चीज, ये पैसा आपने दे दिया, आपने क्या आपके पास जो भी एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है उसके लिए सक्सेशन प्लान है कि आज ये इधर है तो अगले 5 साल में ये कहां रहेगा. नहीं है. मतलब खुद का ही नहीं रहता तो खुद का नहीं है तो उसका कहां से रहेगा. तो वो जब तो समवन हु इज जॉइनिंग यू ही डजंट हैव अ क्लैरिटी एग्जैक्टली कि मैं यहां अगर विश्वेश जी के साथ, यहां मैं अगर सुशील जी के साथ हूं तो अगले 5 साल में मेरा क्या होने वाला है. और जब क्लैरिटी नहीं रहती है, जिस दिन मार्केट में उसको कोई ना कोई क्लैरिटी दिखा देता है वो आपको छोड़ के चला जाता है. थर्ड चीज है, एज आई सेड, वर्किंग एटमॉस्फेयर. वर्किंग एटमॉस्फेयर इज नॉट ओनली अबाउट कि आप लड़के से कैसे बिहेव करते हैं, एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करते हैं. वर्किंग एटमॉस्फेयर इज complete, whether you have right system process, whether you have a right culture, whether you have right working hours. Entrepreneurs को ऐसा लगता है जो रात को बैठ के ज्यादा काम करता है वो हार्ड वर्किंग है. मेरे ऑफिस में एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, पीपल शुड नॉट वर्क आफ्टर 7. दे नीड टू क्लोज देयर कंप्यूटर्स एंड गो अवे. दैट मीन्स आपकी कॉम्पिटेंसी में प्रॉब्लम है, आपकी कैपेबिलिटीज में प्रॉब्लम है अगर सुबह 10 से लेकर 7 बजे के बीच में आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. राइट So you have to consider lot many things about your employees also. Their financial health, their emotional health, their physical health also. राइट कि आपके साथ काम करने की वजह से बेचारा 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लगा पड़ा है, उसके पास खुद के लिए एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है. तो कितने दिन खींच सकता है ऐसा? कहीं ना कहीं जाके थकेगा ना. जिस दिन थक जाता है उस दिन छोड़ देता है. सेल स्ट्रैटेजी और सेल स्ट्रक्चर, इसमें एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स क्या गलती कर देते हैं? ये स्ट्रैटेजी विश्वेश जी बहुत बड़ा वर्ड है. स्ट्रैटेजी होता है क्या है? अगर इफ आई वांट टू ब्रेक डाउन इनटू पॉइंट्स, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं और इसको फॉलो कीजिए. सिंपल फ्रेमवर्क है, बट यस, ये फ्रेमवर्क को डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स स्ट्रक्चर इज डिसिप्लिन इज मिसिंग. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू, एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन, डोंट डू इट विदाउट अ टीचर, राइट without a coach. Entrepreneurs, they are on their own. अकेले में सबसे ज्यादा गलती होगी. और बेस्ट पार्ट इज, क्योंकि आप अकेले हो, आपसे गलती हुई, किसी ने देखा नहीं, तो वो गलती आपको रियलाइज भी नहीं होती है. फिर वो गलती आप रिपीट करते चले जाते हैं. एंटरप्रेन्योर से चीजें छूटती नहीं है, बट प्रॉपर वे ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन इज अ साइंस, विश्वेश जी. यस और अगर जब तक आपने वो साइंस नहीं सीखा, आप सही तरीके से चीजें डेलीगेट नहीं कर पाओगे. नहीं तो एक आदमी रख दिया और अंधा बन गया, वो डिजास्टर है. वहां पे क्या चालू है वो कुछ नहीं मालूम. डिजास्टर है. डेलीगेशन करने के बाद आप हाथ नहीं उठा सकते. नहीं सो वो सीखना पड़ेगा. सो एक एंटरप्रेन्योर को ऑलवेज ही हैज टू बी अ स्टूडेंट. स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? तो फिर ये डेलीगेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है. है लोगों को. लोगों को मुश्किल लगता है बिकॉज शुरू ही नहीं करते हैं. अच्छा और शुरू करने के बाद सी आई टेल यू,